बहुत सोच करके हुआ कि एकदम से आँख जैसे सरकार की आँख में धूल झोंकना जिसको कहते हैं, हम लोग ऐसी जगह जा कर के बौद्धिक करने लगे जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और हम लोग रविवार के रविवार वहाँ जाते थे, चर्च में बैठ करके राष्ट्रीय स्वयं सेवक की चर्चा करते थे। नसबंदी जो है उसमें शिक्षकों को जिस तरह से आपने घसीट के टारगेट दिया है कि वो पढ़ाएं कि नसबंदी करवाएं। बीजू पटनायक जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि 11 मई 1971 को इंदिरा जी ने मुझे कहा कि मैं मार्शल टीटो और नासिर बनना चाहती हूं। केवल जेपी का मूवमेंट ही वो आपातकाल की पृष्ठभूमि में नहीं था, वो जो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेल की हड़ताल हुई थी वो था, और फिर जो जेपी का मूवमेंट बिहार से, और जो ये जगमोहन लाल सिन्हा का जो फैसला आया, तो वो आपातकाल में उन्होंने जो आपने कहा ना कि सब लोग निश्चिंत रहें, सब लोग सुरक्षित हैं, नो, वो सबसे असुरक्षित महिला थी उस कालखंड में। और प्रधानमंत्री होने के नाते अगर देश का सबसे असुरक्षित व्यक्ति होता है तो नागरिक भी उसी तरीके से असुरक्षा और आशंका की भावना से ग्रस्त रहे। बहुत सारे साहित्यकार प्रगतिशील लेखक संघ में थे और उसने इमरजेंसी का समर्थन किया था। पीडब्ल्यूए ने उस टाइम हमारा जो पर कैपिटा इनकम था वो लगभग 200 रुपए का था। हम बहुत गरीब देश थे। हम पता नहीं कौन से जहाज से हमको चावल मिलेगा वो भी पता नहीं था। तभी थोड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन से हम बाहर निकले थे कि जॉर्ज फर्नांडिस जी उसके ऊपर चढ़ के उन्होंने थोड़ा उसका मूत्र विसर्जन किया था और पूरा ये बोला था गली गली में शोर है मित्रा साला चोर है, वो मेरे बाप के बारे में ही बोला था उन्होंने। उन दिनों में एक सोशलिस्ट माइंडसेट में एक ये होता था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ही आर्थिक सुधार है, नहीं है। मैं तुर्कमान गेट को दिल्ली के शहरीकरण नगरीकरण की सुधार की प्रक्रिया का पहला चरण मानता हूं। अगर संजय गांधी और जगमोहन के नेतृत्व में तुर्कमान गेट वाली जो कार्रवाई नहीं होती, कनाट प्लेस तक स्लम पहुंच गया होता। आज इस सत्र का विषय है दमन के 50 वर्ष। आप जब प्रवेश कर रहे होंगे इस सभागार में तो आपने प्रवेश द्वार पर देखा होगा दैनिक जागरण के 27 जून 1975 का संपादकीय हमने बाहर लगाया हुआ है, जिसमें खाली छोड़ा हुआ है और उसमें 3 पंक्तियां लिखी हुई हैं, नया लोकतंत्र प्रश्नवाचक चिन्ह, और नीचे लिखा हुआ है शांत रहें। तो इसके पहले मैं विषय पर आऊं, हमारे साथ इस वक्त इमरजेंसी पर बात करने के लिए हमने इन 3 लोगों का चयन इसलिए किया कि बुद्धिनाथ जी उस वक्त मतलब 3 पीढ़ी कह सकते हैं हम हमारे साथ है। एक इमरजेंसी को अच्छे से झेल रहे थे या एंजॉय कर रहे थे, ये पूछूंगा इनको। और हमारे साथ विष्णु प्रकाश त्रिपाठी जी हैं जो दैनिक जागरण समूह के कार्यकारी संपादक हैं और ये उस समय किशोरावस्था में रहे होंगे या और भी उससे कम होंगे। और हमारे साथ अभिजीत मित्रा अय्यर हैं जिनके माता पिता ने इमरजेंसी को देश में लागू करने में अहम भूमिका निभाई थी इनकी। तो अखबारों पर कैसे सेंसरशिप होना है, मतलब प्रशासनिक अधिकारी हैं इनके माता पिता। तो बड़ा दिलचस्प सा सत्र होने वाला है कि कैसे कैसे क्या हुआ। मैं बुद्धिनाथ जी प्रश्न आपसे ही आरंभ करता हूं, आप सबसे वरिष्ठ हैं। जो 27 महीने का कार्यकाल है, और आप सबको एक और रोचक चीज बताऊं कि जब 25 जून को इंदिरा जी ने इमरजेंसी देश में लगाई तो 26 जून को आकाशवाणी में जाके उन्होंने एक देश के नाम संदेश दिया था जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में अध्यादेश के जरिए इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा कर दी है, कृपया आप सब लोग पर कोई खतरा नहीं है, शांति बनाए रखें। और मुझे याद है मैं बहुत छोटा था जब 1977 का लोकसभा चुनाव का परिणाम आया और रायबरेली का परिणाम आया तो रेडियो पर एक बहुत सुंदर गाना बजा था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे।
तब बुद्धिनाथ जी से मैं प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग साहित्यकार थे, आप लोगों में से 2-4 लोगों को छोड़ के ना कोई जेल गया, ना किसी ने विरोध में कुछ लिखा, ना हिंदी में उपन्यास मिलते हैं, मतलब बहुत अगर कटरा बी आरजू को छोड़ दे, राही मासूम रजा की या 1-2-4 और होंगे, तो जैसे आप लोगों ने विभाजन को छोड़ दिया वैसे इमरजेंसी को भी छोड़ दिया। सबसे पहले तो मैं जागरण संवादी के इस मंच को धन्यवाद देता हूं कि मुझे एक दूसरे वेश में प्रस्तुत किया, क्यों आज तक जहां जाता हूं मैं गीतकार के रूप में ही अपेक्षा करते हैं गीत गाइए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे एक पत्रकार के रूप में और विभिन्न जो भूमिकाएं होती हैं एक नागरिक की, उन भूमिकाओं में कैसे मैंने अपने को प्रस्तुत किया था आपातकाल में, उसके लिए एक बड़े मन से 50 साल से मेरे मन में घाव था कि कोई पूछता नहीं है मुझे, तो आज आपने पूछा, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात, सामान्यतः पूजा मंडपों में गणेश जी के साथ लक्ष्मी का ही की मूर्ति रखी जाती है। आज आपने गणेश जी के साथ विष्णु को रख करके एक नई परंपरा की है, क्योंकि लक्ष्मी जो है चंचला है, वो निकल जाती है, विष्णु को पकड़ के रखूँगा मैं। तो ये एक 2 टिप्पणियाँ मैं करना चाह रहा हूँ। 3 रूप मुझे आपातकाल के हैं, एक पत्रकार के रूप में, दूसरा जो कि बहुत छिपा हुआ है वह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में, क्योंकि हम लोग को जब बचपन से ही ये कहा गया था कि अपनी पहचान मत बताना किसी को, और उस दौर में ऐसा हुआ तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। उस दौर में जबकि पकड़ पकड़ के स्वयंसेवकों को जेल में दिया जाता था, तो मैं पत्रकार था, संपादक था, समाचार का देखता था वहाँ पर। आज में हम लोग कुछ इस तरह से कर नहीं सकते थे, तो ये हुआ कि रविवार के रविवार हम लोग बौद्धिक किया करें। तो हम लोग 2-3 साल से चला रहे थे। बनारस में एक सरस्वती शिशु मंदिर है, उसमें रविवार को करते थे। अब हुआ ये कि जहाँ आप गए कि फंसेंगे और जेल जाएंगे, तो क्या किया जाए, बहुत सोच करके हुआ कि एकदम से आँख जैसे सरकार की आँख में धूल झोंकना जिसको कहते हैं, हम लोग ऐसी जगह जा कर के बौद्धिक करने लगे जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और वो था जो स्टेशन है बनारस स्टेशन, उसके पीछे कैंट है, उस कैंट में एक पुराना चर्च है। चर्च के पादरी से हम लोगों ने कहा कि हम लोग कुछ ईसा मसीह और ये सब बाइबल पर ये सब करना चाहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं, परिशीलन करना चाहते हैं, तो हम रविवार के रविवार बैठना चाहते हैं। कोई बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत। और हम लोग रविवार के रविवार वहाँ जाते थे, चर्च में बैठ करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक की चर्चा करते थे। एक नंबर 2, पत्रकार के रूप में मैं दूसरी बात कहूँगा कि मेरे सामने एक चुनौती आई, आज अखबार में था, संपादकीय विभाग में था, और थोड़ा ये लोग हमारे जो विद्या भास्कर जी वगैरह थे, उनको ये था कि जो काम हम ऐसे सामान्यतः नहीं कर सकते हैं वो बुद्धिनाथ कर लेंगे। और वो चुनौती मुझे दी गई थी कि संजय गांधी से आपको इंटरव्यू लेना है। संजय गांधी किसी को इंटरव्यू नहीं देते थे, डिक्लेयर्ड था। संजय गांधी भाषण भी करते थे तो कहते थे आप लोग गन्ना बोइए। अब गन्ना बोया जाता है, गन्ना तो बोया जाता है, लेकिन वो तो गुड़ बोने की बात करते थे, आप लोग गुड़ बोइए। ऐसे व्यक्ति से इंटरव्यू लेना बड़ा कठिन काम था, लेकिन मैंने उसको किया। और वो इस रूप में किया कि मैं वहाँ पर संकट मोचन के जो महंत हैं थे, वीरभद्र मिश्र जी, वो मुझे बहुत मानते थे छोटे भाई की तरह से। तो संकट मोचन के बहुत से प्रबंध कार्य मैंने देखे थे।
तो मैंने कहा कि मैं संकट मोचन के मंदिर की तरफ से जाऊंगा, और वहाँ गया, उनको अपना परिचय यही दिया। अब होता है स्वाभाविक है, भक्ति भाव तो जग ही जाता है मंदिर का नाम लेते ही। आइए आइए बैठिए, वो भी थी, मेनका गांधी भी थी, दोनों सर्किट हाउस में बैठे थे। तो ऐसे चली बात, कुछ मैंने उठाई भी कि ये जो नसबंदी वाला है उसमें दो चीज़ें हैं जो कि पूछे कि लोगों का क्या उसमें है परेशानी। तो एक तो ये हो गया था कि नसबंदी जो है उसमें शिक्षकों को जिस तरह से आपने घसीट के टारगेट दिया है कि वो पढ़ाएं कि नसबंदी करवाएं, एक तो ये चीज़ है जो कि लोगों को खराब लग रहा है। दूसरी बात, उन लोगों को ये भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आपने एक वर्ग को तो नसबंदी के लिए टारगेट बना दिया है, अगर दूसरा वर्ग वो नहीं कर रहा है तो आपने उसके लिए कोई उपाय नहीं किया, तो वो टाल गए कि इसको हम देखेंगे, इसको करेंगे। ये बातचीत करते 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 हुआ कि भोजन का समय हो गया, चलिए भोजन करने, हमने कहा बहुत बढ़िया है, और भी बातें होंगी। और भोजन करते करते मैंने इतना सामान निकाल लिया उनके जेब से कि उससे अगले दिन लीड बना समाचार। ये मेरी पत्रकारिता की बहुत बड़ी सफलता है कि इमरजेंसी के दौरान मैंने ये काम किया। बाघ के मान में जा कर के काम करना बड़ा कठिन काम होता है, इसीलिए आपका नाम बुद्धिनाथ है। बुद्धि और देखिए, मैंने जो प्रश्न पूछा उसको अपने घाव से, अपनी पीड़ा से जोड़कर हिंदी के साहित्यकार के कौशल का उपयोग करते हुए इन्होंने बहुत अच्छे से उसको, मैं ये जानना चाहता हूं कि हिंदी साहित्यकार की लेखनी इमरजेंसी पे कुंद क्यों हो गई? बिल्कुल नहीं हुई। देखिए, ये 25 जून को ही इमरजेंसी नहीं लगी थी, उसकी भूमिका बहुत पहले बन गई थी, और भूमिका जो बनी थी उसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जेपी आंदोलन का आपने नाम सुना होगा, जेपी आंदोलन ने एक जन आंदोलन का रूप दिया था उस समय। दूसरा जो था, जब ये क्लिक किया, जब ये राजनारायण जी का केस, राजनारायण जब हार गई इंदिरा गांधी और उसके बाद जज ने जब निर्णय दे दिया कि नहीं ये गलत है इनका चुनाव, तो जाकर के अब उनके पास में कोई उपाय नहीं था, तब जाकर के सिद्धार्थ शंकर राय, मुझे अच्छी तरह से याद है, सिद्धार्थ शंकर राय उस समय इंदिरा जी के नाक के बाल हुआ करते थे, और उनकी सलाह थी कि इसको इमरजेंसी की, मैं उससे पहले लगी थी 71 में उसे क्या कहते हैं 62 में जब ये भारत चीन युद्ध हुआ था उस समय भी इमरजेंसी लगी थी, 71 में तो लगी ही थी। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इमरजेंसी पहली बार लगी, लेकिन ये जो लगी वो आंतरिक अशांति का कारण बना करके, उस समय था युद्ध का, आंतरिक अशांति और राजनीतिक अराजकता, ये दो कारण बताए गए थे, और उसके कारण तो ये जब चलिए आप नहीं बोलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप साहित्य वाले प्रश्न पर नहीं आ रहा हूं। तो मैं वही कह रहा हूं, वो जन आंदोलन कैसे शुरू हुआ? नुक्कड़ नाटक में कोई ये फिल्म के अभिनेता नहीं जाते थे जिनको दूसरे का संवाद लिखा हुआ मिलता है, वहाँ पर वही जो स्थानीय कवि जिनको कि कोई नहीं पूछता, जिनको कोई मैंने मंच नहीं मिलता, वो सब जो है इकट्ठा हो करके और नुक्कड़ नाटक शुरू किया, नुक्कड़ कवि गोष्ठी शुरू हुई बिहार में। इसका पूरे बिहार में क्या कहें, उसकी देखा देखी पूरे देश में नुक्कड़ों के, क्योंकि साधन और कोई साधन नहीं था, तो कवियों ने और साहित्यकारों ने भूमिका अदा की। मैंने ही तमाम गीत लिखे हैं, आप कहेंगे तो मैं सुना भी दूंगा, अभी सुनूंगा गीत सर, बिना फीस के सुना दूंगा, अभी गीत सुनूंगा। और आज तो गीतकार के रूप में है ही नहीं, इसलिए फीस की बात। आपने इमरजेंसी के आपने कहा तीसरी बार लगा। मैं पिछले दिनों बीजू पटनायक जी का एक वो पढ़ रहा था। बीजू पटनायक जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि 11 मई 1971 को इंदिरा जी ने मुझे कहा कि मैं मार्शल टीटो और नासिर बनना चाहती हूं। अब मार्शल टीटो और नासिर, देश की जनता को जानना चाहिए, ये लोग दोनों यूगोस्लाविया और इजिप्ट
कि ऐसे तानाशाह थे जो अपनी जिंदगी में जब तक जीवित रहे पद पर रहे। तो इमरजेंसी की भूमिका इंदिरा जी के मन में बहुत शुरू से थी। देखिए, एक चीज हमको लगता है थोड़ा सा यहाँ थोड़ा शुद्धिकरण करना चाहिए। 65 में और 71 में एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी थी, बाह्य आपातकाल था, वो युद्ध का समय था। और ये जो 25 और 26 जून को लगी, ये इंटरनल इमरजेंसी थी, ये आंतरिक। दोनों में बहुत अंतर है। जब भी युद्ध होता है स्वाभाविक रूप से बाह्य इमरजेंसी या आपातकाल लग जाता है। वो एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है, वो जो बाहरी शक्तियां जो देश के प्रति जो षड्यंत्र या इस तरह के करती हैं, तो बाह्य सुरक्षा से होती है। यहाँ हम जिस आपातकाल और इमरजेंसी के 50 वर्ष के संदर्भ में यहाँ बैठे हैं, वो 65 और 71 की इमरजेंसी से अलग थी, विशुद्ध रूप से, सिद्धांतता भी और व्यावहारिकता भी। वो आंतरिक आपातकाल था, वो इंटरनल इमरजेंसी थी। दोनों के विधान अलग हैं, दोनों की व्यवस्थाएं अलग हैं। मैंने कहा थोड़ा मैं स्पष्ट कर दूं कि एक चीज नहीं है। बहुत धन्यवाद। और इसीलिए तो बुद्धिनाथ जी ने कहा कि लक्ष्मी की बजाय विष्णु को साथ रखा है। मैं विष्णु सर आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आप बहुत कम उम्र के रहे होंगे जब इमरजेंसी देश में लगी थी। तो आप कानपुर से आते हैं। कानपुर एक ऐसा शहर है जहाँ लेफ्ट और राइट दोनों समान भाव से बढ़े हैं। वो लेफ्ट का भी गढ़ रहा है और आरएसएस और जो तमाम संगठन हैं उनकी भी बुनियाद वहाँ बहुत गहरी है, जड़ें बहुत गहरी है। आपको क्या महसूस हुआ था, क्योंकि उस समय अचानक एक किशोर के मन में क्या छाप है आपके मन में अभी? मैं 12 साल का था, 64 की पैदाइश है। और चूंकि अब बुद्धिनाथ जी ने पेपर खोल ही दिया है, तो हम भी बता दें कि हम तीसरी पीढ़ी के स्वयंसेवक थे। तो पिताजी बहुत एक्टिव परिवार था, तो खैर वो एक अलग पहलू है। तो ये हुआ कि जब उस समय कोई मोबाइल नहीं था, कोई टेलीविजन नहीं था, और ऑल इंडिया रेडियो से सुबह लोगों को ऐसा पता लगा कि, और BBC, तो फिर वो सारे अखबारों में बैनर था जो जितने छपकर आज पाए थे, क्योंकि रात में ही सारे जो उस समय 2 समाचार पत्र प्रमुख निकलते थे हिंदी के, विश्वामित्र और दैनिक जागरण कानपुर से। तो वो सब डीएम वगैरह रात में ही बैठ गए थे जाकर, और सारी सामग्री की छटनी हो गई थी, ऐसा पता चला था। तो लेकिन चूंकि वो एक एक्टिविटी थी, संघ की एक्टिविटी थी, और उससे उसका एक नेटवर्क था, संघ का पूरा संजाल था। तो बातों में इमरजेंसी, तो उसका 2-3-4 दिन बाद इम्पैक्ट हुआ। लोग समझ, क्योंकि आंतरिक आपातकाल लोगों के लिए बिल्कुल विशुद्ध रूप से नया अनुभव था, एकदम नया अनुभव था, और इतने बड़े पैमाने पर। और ये जो जेपी के नेतृत्व में जो वो अखिल भारतीय मूवमेंट नहीं था, देखिए मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, वो केवल बिहार और यूपी तक केंद्रित था। वो जो संपूर्ण क्रांति थी, मैं उससे असहमत हूँ, वो बिल्कुल अपूर्ण क्रांति थी, एकदम अपूर्ण क्रांति थी, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था। और वो केवल जेपी का मूवमेंट ही वो आपातकाल की पृष्ठभूमि में नहीं था। वो जो जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेल की हड़ताल हुई थी, वो था। और फिर जो जेपी का मूवमेंट बिहार से, और जो ये जगमोहन लाल सिन्हा का जो फैसला आया, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का, राजनारायण जी जीत गए और उनका चुनाव अवैध करार दिया गया। उसने, ऐसा मैं समझता हूं कि उसने इंदिरा जी के मन में एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल असुरक्षा की भावना उत्पन्न की, और उसी से फिर सिद्धार्थ शंकर रे, बंसीलाल और ये सब जो थे, ब्रह्मानंद रेड्डी, ओम मेहता, तो इन सब की सहमति से, और फिर ये हुआ कि तुरंत इमरजेंसी लागू कर दी जाए। तो जो सवाल था कानपुर का, तो कानपुर जो है वो यद्यपि वो जनसंघ का और संघ का एक बहुत अच्छा और बड़ा गढ़ था। और जो आपने एक बात कही कि कानपुर में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन हुआ, और कानपुर में ही भारतीय जनसंघ का भी प्रथम अधिवेशन हुआ, और कानपुर में ही भारतीय जनसंघ का अंतिम अधिवेशन भी हुआ।
8वां अधिवेशन, इसमें आडवाणी जी अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद फिर इमरजेंसी हुई, जनसंघ का जनता पार्टी में विलीनीकरण हो गया और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी फिर से पुनर्जीवित हुई। तो 3-4 दिन बाद इम्पैक्ट आया, 3-4 दिन बाद क्योंकि पहले तो बड़े लेवल के, ऊपर के लेवल के लोग अरेस्ट हो रहे थे। तो 3-4 दिन बाद पता लगा कुछ गलत हो रहा है, कुछ अजीब चीज की बात, कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। जब लोकल लेवल पर लोगों की अरेस्टिंग शुरू हुई, जब स्थानीय स्तर पर लोग अरेस्ट होने लगे, तो जो अरेस्ट हो रहे थे वो किसी के सहयोगी थे, किसी के पड़ोसी थे, किसी के रिश्तेदार थे, किसी के नातेदार थे। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होता था। तो एकदम बहुत लोगों के मन में जीवन के प्रति सुरक्षा, भय, आशंका और वो एक बिल्कुल बहुत जबरदस्त भय और आतंक का वातावरण था, बहुत जबरदस्त भय। मतलब वो वस्तुतः पानी ऊपर से बहता है, पानी हमेशा ऊपर से बहता है, नहीं तो आपको सबमर्सिबल लगाना पड़ता है। तो जब देश की प्रधानमंत्री, जो आयरन लेडी कही जाती थी, वो जब खुद स्वयं बहुत अंदर से आंतरिक असुरक्षा के भाव से ग्रस्त हो, तो वो आपातकाल में उन्होंने जो आपने कहा ना कि सब लोग निश्चिंत रहें, सब लोग सुरक्षित हैं, नो, वो सबसे असुरक्षित महिला थी उस कालखंड में। और प्रधानमंत्री होने के नाते अगर देश का सबसे असुरक्षित व्यक्ति होता है तो नागरिक भी उसी तरीके से असुरक्षा और आशंका की भावना से ग्रस्त रहे। एक बात इसमें मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, 2 बातें। एक तो ये कि जेपी का जो आंदोलन बिहार में था वो था, लेकिन जब वो रामलीला मैदान में जाकर के और सेना को सर और रामलीला मैदान पर आते हैं। एक बार नहीं, मैं बता दूं थोड़ा सा उसमें। देखिए, चूंकि वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होने के नाते ठीक है, वो सारी बातें जो उस समय खराब हुई थी ठीक था। रामलीला मैदान दिल्ली में है, दिल्ली केंद्रीय राजधानी है, और राजधानी में कुछ भी होता है तो उसका एक इम्पैक्ट होता है, एक इम्पैक्ट होता है। तो एक कहीं कोई है दिल्लीश्वरोवा जगदीश्वरोवा, जो दिल्ली का ईश्वर है वही जगदीश्वर है, ओके। तो वो दिल्ली का इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। और रामलीला मैदान में रैली हुई। आपको बता दें कि रामलीला मैदान कोई बहुत बड़ा मैदान नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों को, आप तो कह रहे हैं शाखा पद्धति में रहे होंगे, तो किसी भी स्थान में एक व्यक्ति के लिए कितने स्क्वायर फीट की आवश्यकता होती है, उसको देखते हुए रामलीला मैदान में 35 से 40 हजार लोगों से अधिक व्यक्ति आ नहीं सकते हैं। कभी भी एकत्रीकरण हुआ होगा संघ का तो हम लोगों ने पैरामीटर लिया होगा, 35-40 हजार से रामलीला मैदान में अधिक आदमी नहीं आ सकते हैं। लेकिन मैंने जो एक बात कही, वो बात कही कि उसका इम्पैक्ट हुआ। जो रामलीला मैदान में जेपी की रैली हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, शायद दिनकर जी की पंक्तियां हैं। लेकिन अगर आप पूरे भारत का नक्शा लें, पूरे भारत का नक्शा लें, तो उस जो भी क्रांति थी, अभियान था या जो भी था, केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु, आंध्र, थोड़ा सा कर्नाटक, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा महाराष्ट्र, अच्छा सा गुजरात, ऐसे करके देखेंगे, गोवा 0, कोई इंपैक्ट नहीं था, कोई इंपैक्ट नहीं था। नॉर्थ ईस्ट में कोई इंपैक्ट नहीं था उसका, संपूर्ण क्रांति का। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कहा कि वो जो था, वो जो झारखंड सहित बिहार, उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, ये मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। एक बात और मैं उस समय जोड़ना चाहूंगा। एक बार सर, मैं एक बार अभिजीत जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं, फिर जरूर। आप, क्योंकि आप तो दाएं बाएं ही करेंगे, मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे नहीं। मैं साहित्य पे पूछूंगा, आप उसको कहीं और ले जाएंगे। मैं एक चीज इसमें कर दूं, थोड़ा लाइन दे रहा हूं आपको हल्का सा, ये मत सोचिएगा कि हम मंच पे कब्जा कर रहे हैं। तो वो मैं ये कह रहा हूं कि जो एक आपने कहा ना कि आपातकाल को लेकर के जो साहित्यकार हैं वो बड़े मतलब शांत रहे या निष्क्रिय रहे, जैसा आपने विभाजन को लेकर के कहा वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप खुद साहित्यकार हैं, ठीक है, आप मार्क्सवाद का अर्ध सत्य लिखते हैं, मैं कहता हूँ पूर्ण सत्य है। तो खैर, वस्तुतः आपातकाल में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई कंटेंट नहीं था जिसपे मौलिक साहित्य क्रिएट किया जा सके, नहीं था, मैं ऐसा सोचता हूँ, वो नहीं था कोई ऐसा। आपातकाल जो है वो, अगर आप मुझे अवसर देंगे तो मैं उस पर आऊंगा आगे। आपातकाल वस्तुतः पॉलिटिकल हिस्ट्री, आपातकाल वस्तुतः पॉलिटिकल हिस्ट्री का विषय है, पॉलिटिकल हिस्ट्री का विषय है, पॉलिटिकल मूवमेंट की हिस्ट्री का विषय है आपातकाल जो है।
वो पॉलिटिकल मोड़ का विषय है, जो एक कुछ लालची लोगों की वजह से जनता ने जो एक अवसर दिया था गैर कांग्रेसवाद का, तो जो खादीदारी लालची थे उनकी वजह से वो ध्वंस हो गया, नहीं तो भारत की राजनीति में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। ये साहित्य का नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये पॉलिटिकल हिस्ट्री का विषय है जी। मैं तो प्रगतिशील लेखक संघ की बड़ी भूमिका देखता हूं, जिस समय बहुत सारे साहित्यकार प्रगतिशील लेखक संघ में थे और उसने इमरजेंसी का समर्थन किया था, PWA ने। ये ठीक है, 75 में भोपाल अधिवेशन से लेके मावलंकर हॉल में प्रगतिशील लेखक संघ का, जिसमें भीष्म साहनी अध्यक्षता कर रहे थे, और वहाँ उन्होंने इमरजेंसी को लेके, लेकिन ये एक आपने अच्छा पॉइंट दिया है कि उनके लिए कुछ इस तरह की उर्वर भूमि नहीं थी जहाँ से रचनात्मकता निकलती। लेकिन अब गीतकार तो गीत लिख ही सकता था। मैं तो ये कल्पना करता हूँ कि क्योंकि कविता से जो जोश पैदा होता है ना, दिनकर की कविता अभी भी जोश पैदा करती है। एक मिनट, अभिजीत को शामिल कर लेता हूँ। अभिजीत जी, आप ऐसी पीढ़ी के हैं जिन्होंने इमरजेंसी नहीं देखा, लेकिन आपके माता पिता ने इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया। कैसे चर्चा होती थी घर में, क्या हुआ था, और अब आप इमरजेंसी के विरोध में खड़े हैं, ये कैसे है? देखिए, इमरजेंसी के दो भाग हैं, एक इमरजेंसी लागू करना और दूसरा इमरजेंसी को चलाना। मेरे माता पिता जो हैं अभी भी, मेरे पिताजी तो देहांत हुए कई टाइम हो गया, पर अंत तक वो दोनों अभी भी इमरजेंसी का लागूकरण सपोर्ट करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट नहीं करते हैं। और मैं तो बहुत इमरजेंसी के खिलाफ होता था, अब थोड़ा टेम्पर हो गया हूँ। उन्होंने बस बोला कि आप हिंदू के आर्काइव्स में जाके देख लीजिए, और मैंने पूरा वो पेपर सब, उन दिनों में माइक्रोफिल्म होता था, आपको पता है, पैसा दे के हिंदू के ऑफिस में जाना पड़ता था मद्रास में, और उसका माइक्रोफिल्म पे देखते रहना पड़ता था। पूरा जो माहौल था ना, वो आज के हिंदुस्तान की तरह नहीं था। पहले हमको समझना चाहिए, उस टाइम हमारा जो पर कैपिटा इनकम था वो लगभग 200 रुपए का था। हम बहुत गरीब देश थे, हम पता नहीं कौन से जहाज से हमको चावल मिलेगा वो भी पता नहीं था, तभी थोड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन से हम बाहर निकले थे, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो 71 का जो वॉर था उसमें बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पहला तो आपका जो युद्ध लड़ने का जो खर्च था वो बहुत ज़्यादा था, वो भी 14 दिन का युद्ध था। उन दिनों में हम गरीब थे, अभी हमारा क्या लगभग 700 बिलियन US डॉलर का रिजर्व है, उस टाइम कुछ भी नहीं था। तो युद्ध का जो चालन था बहुत महंगा पड़ा। दूसरा जो था, उसके बाद जो हमारे पे जो सैंक्शंस लगे थे वो भी बहुत हानि पहुंचाए हमारे आर्थिक स्थिति को। तीसरा क्या हुआ कि एक और युद्ध का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, और वो था जो 1973 का जो अरब इजराइल युद्ध था, योम किपुर वॉर जिसे कहते हैं। उसमें क्या हुआ कि जैसे ही अरब देशों ने वो युद्ध हारा, अक्टूबर 1973 में उन्होंने पूरे दुनिया पे ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था। ऑयल एम्बार्गो के वजह से जो एक बैरल का दाम उसके पहले लगभग 15-20 डॉलर का था, वो सडनली 70-80 डॉलर का हो गया। अब देखिए, आप गरीब देश हैं, आप ऑलरेडी 1970 और 1971 में सबसे बड़ा जो खर्च था, जो 1971 में था, 72 में था, 73 में था, 74-75 तक चला। आप बांग्लादेश से 1 करोड़ हिंदू आए थे। उस टाइम बंगाल का पॉपुलेशन 3 करोड़ से थोड़ा ज्यादा था। अब देखिए, जब 3 करोड़ लोग बच्चा पैदा करते हैं ना, 15-20 साल लगता है उनको बड़े होने में, आप थोड़ा उसका एडजस्टमेंट कर सकते हो। एक साथ 2-3 महीने के अंदर आपका पॉपुलेशन अगर 1/3 से बढ़े, आप एकदम पैरालाइज हो जाते हो। तो ये सब बैकग्राउंड था। और फिर जैसे ही इंदिरा गांधी ने पहले 1975 में इमरजेंसी लागू करना नहीं सोचा था, जनवरी 1974 में ही, आपने अगर नीरजा चौधरी का बुक पढ़ा है अभी, उसमें बोलती हैं जनवरी 1974 में ही उन्होंने एक इमरजेंसी करने का एक निर्णय ले लिया था। वो चला नहीं कैबिनेट में, पर उन्होंने निर्णय ले लिया। क्यों? क्योंकि ऑयल एम्बार्गो, अक्टूबर 73 में ये ऑयल एम्बार्गो शुरू होता है, उससे इमीडिएटली जो हानि पहुंचता है, बहुत गहरा हानि था। वो लोग आज समझते नहीं है क्योंकि हम इतना गरीब नहीं हैं, पर उस टाइम बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ था। उसके बाद
जो आर्थिक तनाव थे वो पॉलिटिकल तनाव में बदल गए। हमेशा जब आर्थिक तनाव होता है, वो हमेशा हर जगह अगर आप देखेंगे, जो 1971 का जो 1979 का जो ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन था, जिसमें खुमैनी ने शाह को बदला, वो क्यों हुआ था? क्योंकि 1978 में जो तेल का प्राइस था वो एकदम गिर गया, तो वो जो सरप्लस बजट चला रहे थे ना शाह, वो चल नहीं पा रहा था, और तब आर्थिक तनाव फिर पॉलिटिकल तनाव में बदल गया। इसी वजह से इतना ज़्यादा, और 74 के बाद अगर आप देखेंगे, एक तो विष्णु सर ने बोला था कि वो जॉर्ज फर्नांडिस का, वैसे जॉर्ज फर्नांडिस, हमने आपको पता है, मेरे पिताजी जब लंदन में पोस्टेड थे, एक मॉरिस ऑक्सफोर्ड खरीद के वापस लाए थे, वो पूरे बम्बई के पेपर में छपा था कि जॉर्ज फर्नांडिस जी, उसके ऊपर चढ़ के उन्होंने थोड़ा उसका मूत्र विसर्जन किया था, और पूरा ये बोला था, गली गली में शोर है, मित्रा साला चोर है। वो मेरे बाप के बारे में ही बोला था उन्होंने। वो मैंने बाद में जब जॉर्ज फर्नांडिस से मिला, उसका वो प्रिंट आउट लेके मैंने उनसे साइन करवाया, और उन्होंने बहुत सॉरी भी बोला उसके लिए, पर चलता है सब कुछ। अब ये था, तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या इमरजेंसी चलना चाहिए था उस टाइम, जो भी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। 1 मिनट में आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, ध्वनित ये हो रहा है कि आप थोड़ा जस्टिफाई कर रहे हैं इमरजेंसी। हाँ, बिल्कुल, थोड़ा नहीं। लेकिन मैं अगर तनाव होता आर्थिक, तो इंदिरा गांधी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम दिए, इंदिरा गांधी ने जो 5 सूत्री कार्यक्रम, संजय गांधी ने जो 5 सूत्री कार्यक्रम दिए, उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म या भारत को इकोनॉमिक शक्ति देने का कुछ दिखता नहीं है। हाँ, नहीं, मैं थोड़ा आपको लाइन दे रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें समझिएगा इसको। देखिए, जब हम लोग जो हैं, तो जब हम इमरजेंसी या आपातकाल शब्द प्रयोग करते हैं, तो केवल उसका एक पहलू देखते हैं, और सब उसी एक ही पहलू से ग्रस्त हैं, एक ही पहलू से, और वो केवल कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध, ठीक है, विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देना, दमन का आपने जो लिया भी है ना टाइटल, दमन के 50 वर्ष, ठीक है ना, ये एक पहलू है, ये एक पहलू है। इमरजेंसी अनुशासन पर्व भी था, ट्रेनें समय से चलती थीं, हर सरकारी दफ्तर में अच्छे से काम होता था, बहुत से पहलू हैं। तो अब आप आइए, और रिश्वत नहीं लिया जाता था। जब लोग जाते थे ना, अफसर इतना डरते थे, वो 50 रुपए या मेरे को टी ला के दो, वो भी नहीं होता था। और जो, हाँ, और फोन चलती थी, वो कॉल ड्रॉप नहीं होती थी पहले, रॉन्ग नंबर होता ही रहता था, वो भी नहीं होता था। और एक किस्म से जितना उतना एक सोशलिस्ट अंडरस्टैंडिंग था रिफॉर्म का। 8,000 रुपए तक अगर आप कमाते थे, आपको टैक्स ब्रेक दिया जाता था। इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत सारे फ्रीबीज दिए गए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्योंकि उन दिनों में एक सोशलिस्ट माइंडसेट में एक ये होता था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ही आर्थिक सुधार है। नहीं है, आर्थिक सुधार अलग होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अलग होता है, पर उन दिनों में ये माना जाता था, तो ये था। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि लागू करने का निर्णय दूर रखिए जिस किस्म से लागू किया गया। मेरे स्टेट में, तमिलनाडु में क्या हुआ था, दोनों करुणानिधि और उनके सुपुत्र स्टालिन जो अभी मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों को जेल में डाला गया था, और स्टालिन को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। आप अगर आज भी देखेंगे, वो ठीक से एक पैर में ठीक से चल नहीं पाते हैं, उनका पैर तोड़ा गया था, ठीक है ना। क्योंकि उसमें क्या होता था कि जब आप अफसर को बिना कोई अकाउंटेबिलिटी के बोल दोगे कि भाई तू चला। साउथ में क्या था, आपने देखा था 77 के इलेक्शन में साउथ ने पूरा समर्थन दिया था इंदिरा गांधी को। क्यों? क्योंकि उधर के जो बाबू थे, वो उधर के पॉलिटिशियन से तो बहुत ही बेहतर थे। करुणानिधि से बेहतर मेरी माँ ही थी जो तमिलनाडु काडरे की थी, ठीक है। तो काफी मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिना क्रूरता के चलाया गया, उधर मानव अधिकार भी छीने गए, काफी सारे चीजें जो नहीं होने चाहिए थे हुए, परंतु जो चलना था वो बेहतर चल रहा था साउथ में।
प्रॉब्लम क्या था कि इसमें आपने, हम सब संजय गांधी का स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम बोलते हैं, मैं वहीं आ रहा था वही कि अगर इतना रुखसाना, ही आपने कुछ रुखसाना था। सुल्तान का नाम सुना हाँ, है? मैं बिल्कुल सुना, मैंने तुर्कमान गेट भी सुना, मैंने रुखसाना का मुंबई विजिट भी सुना है, बॉलीवुड देखिए आप दिल्ली, बहुत सारे लोग होंगे मेजॉरिटी में जो दिल्ली जाते होंगे, ठीक है ना। मैं देखिए, कोई ऐसा मत सोचे कि हम कोई आपातकाल का बड़ा समर्थन कर रहे हैं। मैं चूंकि जर्नलिस्ट हूं और अनंत जी की सहायता कर रहा हूं कि जो दूसरे भी पहलू हैं चर्चा के उनको उगाड़ूं। आपने कहा कि तुर्कमान गेट को दिल्ली में आतंक वाली गतिविधि या उत्पीड़न, शोषण, जो भी शब्द प्रयोग हो, मैं तुर्कमान गेट को दिल्ली के शहरीकरण, नगरीकरण की सुधार की प्रक्रिया का पहला चरण मानता हूं। अगर संजय गांधी और जगमोहन के नेतृत्व में तुर्कमान गेट वाली जो कार्रवाई नहीं होती, कनाट प्लेस तक स्लम पहुंच गया होता, दिल्ली झुग्गी झोपड़ी की बस्ती होती। आज की जो आप दिल्ली देख रहे हैं वो दिल्ली नहीं होती। पर अभिजीत उनका क्या, जिन कुंवारों का शादी के पहले नसबंदी कर दिया ये गया, देखिए उनका क्या, सुनिए, उनका क्या, जिनके 9 परिवार को मैं दिल्ली में अभी देखा, मैंने एक परिवार के 9 महिलाओं समेत सबको जेल में ठूस दिया गया, उनका क्या, जिनको बीमारी के हालत में जेल में ठूस दिया गया, वहीं मौत हो गई। वही मैं बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए थे। क्या इंटेंट उसका खराब था? इंटेंट और इंप्लीमेंटेशन में हमको फर्क देखना चाहिए। हिंदी में इंटेंट और इंप्लीमेंटेशन में जानता नहीं हूँ, सॉरी, मैं मद्रासी छोरा हूँ, ज्यादा हिंदी बोल नहीं सकता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हो, तो यही तो हिंदी है, हमका मंच है। इंटेंट क्या था उस समय, क्या था? सब लोग मानते थे कि चीन ने जो 1 चाइल्ड पॉलिसी शुरू किया था उस टाइम, आज हमको पता है कि ये आर्टिफिशियल तरह से बर्थ कंट्रोल करना बहुत ही हानिकारक है। उन दिनों में वो नहीं था। आपको ये भी ये संजीव सान्याल ने इस बार ये किया था क्या कि जो ये पूरा जो प्लान्ड पेरेंटहुड है और नसबंदी का किसने हिंदुस्तान में लाए थे? यूएसएड ने लाया था। यूएसएड ने जो हमारा जो बालिका शिशु का जो अबॉर्शन होता है, ये किसने पॉपुलराइज कराया? यूएसएड ने अल्ट्रासाउंड हिंदुस्तान में लाके, क्योंकि अपने देश में जो प्लान्ड पेरेंटहुड था वो सब जो काले लोग थे अमेरिका में, अफ्रीकन लोग, उनका पॉपुलेशन खत्म करवाने के लिए किया। और वो मानते थे कि काले काले लोग बहुत ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, हिंदुस्तानी भी बहुत ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। ये अमेरिका का सोच विचार था। तो कैपिटलिस्ट लोग भी यही बोल रहे थे। अच्छा, चलो, और चीन में कम्युनिस्ट लोग भी यही बोल रहे हैं। ये सब बात मान लेते हैं, संविधान की प्रस्तावना फाड़ के फेंकने का क्या अर्थ था? यही तो मैं बोल, तो ये, और एक मिनट, इसको और आगे बढ़ता हूं। 42nd अमेंडमेंट को याद करिए। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार छीन लिया गया था कि आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष आदि के मतलब निर्वाचन को चुनौती रिव्यू नहीं कर सकते। और आप जानते हैं कि 42nd अमेंडमेंट कितना खतरनाक था, और कांग्रेस की कार्यसमिति में उस पर बाज़ाब्ते फैसला हुआ था। तो इन सब चीजों को देख के अगर हमको लगता नहीं है कि भय के वातावरण में अगर कोई घूस नहीं दे रहा है तो वो अच्छी बात है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। बिल्कुल, इसी डेमोक्रेसी की हत्या इसी वजह से हुई थी। हमको नसबंदी के वजह से डेमोक्रेसी की हत्या नहीं हुई थी। ये जो सांवैधानिक रिफॉर्म तो नहीं कहूंगा, जो सांवैधानिक हत्या हुआ था, उस वजह से हमारे डेमोक्रेसी को बहुत हानि पहुंची थी। कि इंदिरा गांधी पर आप इल्जाम ही नहीं लगा सकते हो, सब पत्रकारों को जेल में डाल दो, सब चीजों को सेंसर कर दो। उस टाइम लोग क्या सुनते थे? क्योंकि आजकल तो डिश एंटेना भी बंद किया जा सकता है, पर उस टाइम शॉर्टवेव रेडियो हुआ क्या करता था। सब लोग वॉइस ऑफ अमेरिका या बीबीसी सुनते थे, वो भी इंडिया का ठीक से कवरेज नहीं करते थे, क्योंकि वही अनफिल्टर्ड पाकिस्तान रेडियो भी सुनते थे लोग। हाँ, तो उसके वजह से हमको ये एक ठीक साहित्यकार होने का एक दर्जा बनता है कि हम समझे कि सब साहित्यकार यही बोलेंगे कि आपने इतिहासकार यही बोलेंगे कि उस टाइम संविधान का हत्या हुआ था, पर वो नसबंदी के वजह से नहीं था। वो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो फंडामेंटल राइट्स पे जो पाबंदी लगाई गई थी, और उसको किस
टाइप से उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इतने क्रूरता से। अरे कितने हजार लोग जेल में मरे थे। वो स्नेहलता रेड्डी का तो सबको पता है कि कैसे उसको बार बार टॉर्चर करके उसके सब जो प्रिजनर्स थे वो उसकी चीखें सुनती थी जब जेलर आके उसके हाथ तोड़ते थे, उसका पैर तोड़ते थे, यौन शोषण भी करते थे, उसका पता नहीं क्या क्या किया उसको। जो सब हुआ था बहुत ही क्रूर टाइप से हुआ था, और ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं कि ना ही तो इंदिरा गांधी ना संजय गांधी को पता नहीं था। उनको 100% पता था और उन्होंने फिर भी रोक नहीं लगाया। इसी वजह से ये संवैधानिक हत्या है। बुद्धिनाथ जी ने कहा कि वो स्वयंसेवक हैं, सर ने भी कहा कि वो तीसरी पीढ़ी के स्वयंसेवक हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले जी ने अभी कहा है कि इस पर विचार होना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये जो दो शब्द अवैध तरीके से जोड़े गए हटाना हैं, जरूरी है, वो हटाना जरूरी है। हाँ मैं आ रहा हूँ आपके पास, मुझे मालूम है। नहीं, वो अवैध तरीके से नहीं जोड़े गए थे, वो सर्वसम्मत वो से बिल्कुल होता। वैधानिक तरीके से जोड़े गए थे। संसद में पूरे बहुमत से प्रस्ताव पारित करके जोड़े गए थे। वो एक अलग बात है कि सारा विपक्ष जेल में था। नहीं, जो अनैतिक तरीके से जोड़े गए, अवैध तरीके से नहीं जोड़े गए, अनैतिक तरीके से जोड़े गए। तानाशाही की प्रवृत्ति और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त प्रधानमंत्री की मानसिकता के तहत जोड़े गए वो, लेकिन वैध तरीके से जोड़े। मैंने अवैध इसलिए कहा कि संसद उस समय एक्सटेंडेड थी। भारतीय संविधान के मुताबिक संसद 5 वर्षों के लिए चुनी गई थी, और जब संविधान की प्रस्तावना में ये 2 शब्द जोड़े गए थे तब इंदिरा गांधी ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए संसद को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया था। देखिए, संसद का जो 1 वर्ष बढ़ाया गया वो अवैध नहीं था, वो पूरी संवैधानिक व्यवस्था के तहत बढ़ाया गया। अगर आप बहुमत के बल पर कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त कर सकते हैं, जो देश के लिए बहुत शानदार निर्णय हुआ है, तो अगर वहां उस समय की प्रधानमंत्री ने अपनी उन्हीं संवैधानिक शक्ति से संसद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया, इसमें कुछ अवैध नहीं था। ये राजनीतिक रूप से अनैतिक पूर्ण कुकृत्य था, अवैध नहीं था ये। अब कुछ सवाल ले लें सर? जी जी, नहीं रुक जाइए, सवाल मुझे तय करने दीजिए कि किससे सवाल लेना है। आप तो बैठिए। किसी का सवाल है क्या? मेरा सवाल है। हाँ बोलिए। मेरा सवाल, एक तो पहले मैं अभिषेक जी की इस व्याख्या से बहुत घोर रूप से असहमत हूं कि फाइनेंशियल क्राइसिस को देखकर और अनुशासित करने के लिए इमरजेंसी, यदि मैं अनुशासित जीवन जीना चाहता हूं तो या तो फिर मैं अंधा, बहरा, गूंगा तीनों बना दिया जो एकदम अनुशासित हो जाऊंगा। मैं आपकी इस प्रस्तावना से बिल्कुल। पर प्रश्न बोलिए। प्रश्न मेरा विष्णु सर से है कि क्या आपातकाल जो है उसने भारत की राजनीतिक संस्कृति में दुराचरण को अस्थायी स्वीकार्यता प्रदान की, जैसे छल, प्रपंच, अपराध, भ्रष्टाचार, दलीय तोड़फोड़, दुर्विसंधियां जो आज हम राजनीति में देखते हैं, क्या आपातकाल ने उसको एक तरह से न्यू नॉर्मल किया, इंस्टीट्यूशनलाइज किया? ठीक है। और एक सर बुद्धिनाथ जी से नहीं एक सवाल सर, बाकी दर्शकों को भी इसी से रिलेटेड प्रश्न है, इसलिए कह रहा हूं कि क्या आपातकाल ने कविता के कथ्य, शिल्प, बिंब और भाषा में भी कोई अस्थायी बदलाव लाया है? मैं उस पर बोलना चाहता हूं। आप ही बोलिए सर, आप बोलिए, पहले आप बोल लीजिए। देखिए, कविता के क्षेत्र में अब आपने नागार्जुन जी का नाम सुना होगा। उनका एक, हम लोग जब नुक्कड़ कवि गोष्ठी में जाते थे तो उनका एक गीत था बहुत, इंदु जी क्या हुआ, बेटे को तार दिया, बोर दिया बाप को। इंदु जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया, बोर दिया। उस समय इमरजेंसी के दौरान इंदिरा जी से महत्वपूर्ण संजय गांधी हुआ करते थे। सारे जो मशीनरी है वो संजय गांधी से पूछ के काम कर रही थी। ये लोगों को नहीं मालूम है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मैं पत्रकार था। जहाँ तक कविता की बात की तो कहिए तो मैं एक गीत सुना दूं जो उन दिनों मैंने लिखा था। और वो इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे गीत लिखे थे मैंने, लेकिन एक गीत मैंने धर्मयुग को भेजा और वो धर्मयुग में जो दूसरी पंक्ति है उसको देख करके भारती जी ने 1 महीने तक दबा के रखा। फिर उन्होंने, उस समय तो फ़ोन तो था नहीं किसी के पास में, हमने कहा जो होगा देखा जाएगा।
फिर उन्होंने क्या किया कि उस गीत को छापा, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा करेक्शन कर दिया उन्होंने, क्योंकि सीधे था कि लाख चाहे उसे हथकड़ियाँ पिन्हा दो, ओढ़ कर शैवाल वह चलती रहेगी। तो हथकड़ियाँ जो है वो डायरेक्ट हो जा रहा था, उसको उन्होंने कहा लाख चाहो उसे बांधो, और ये करके छापा था। लेकिन जो मूल गीत है मैं आपको वो सुना गीत बाद में सुनेंगे, आखिर करेंगे उससे। समापन करवाइए। हाँ, समापन उस गीत से कराएंगे, आप गा के सुनाएंगे, बस। तभी अच्छा, आनंद वो आएगा। जो मनोज जी ने कहा ना, देखिए मतलब हम आपको अच्छा नहीं लगेगा कई लोगों को, ठीक है, तो आप हमसे असहमत भी हो सकते हैं और हमारे ऊपर आप क्रोध भी कर सकते हैं, और जब हम मंच से नीचे उतरे तो मतलब बाकी तो लेकिन देखिए मतलब देखिए मैं ये देखिए इसको सोचिए। और फिर लोग कहते हैं कि जो नई पीढ़ी है आपकी बात नहीं सुनती, नई पीढ़ी आपका अखबार नहीं पढ़ती, नई पीढ़ी आपका साहित्य नहीं पढ़ती। आप कब तक, कितनी शताब्दी तक वो आपातकाल का दमन, इमरजेंसी का दमन, कब तक वो दमन, कब तक उस दमन का जो कि रुदाली और दमन का स्यापा और दमन को कोसते रहेंगे? अरे अब कुछ नई चीज होनी चाहिए, नई चीज होनी चाहिए। वही दमन और तमाम लोग तो दमन को भुना रहे हैं। और कई राज्यों में वो एक लोकतंत्र सेनानी पेंशन भी मिलती है। आप देश के लिए जेल गए, राष्ट्र के लिए जेल गए और पेंशन भी ले रहे हैं। अभी दिल्ली सरकार ने घोषणा की है वो भी देगी, कि पेंशन देगी लोकतंत्र सेनानियों को जो इमरजेंसी के दौरान गए थे। ये कौन सा राष्ट्र के प्रति समर्पण है कि आप राष्ट्र के लिए जेल जाएं और पेंशन लें? ठीक है, तो खैर देखिए मैं एक थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं और उसको थोड़ा सा है, वो ये है कि जो मैंने बार बार आपसे कहा कि ये जो आपातकाल है, आपातकाल को 3 हिस्सों में प्लीज देखिए। आपातकाल के पहले की परिस्थितियां, आपातकाल के वो 19 महीने, और आपातकाल के बाद के वो 22 महीने जो तमाम सत्ता लोलुपों ने बर्बाद कर दिए और भारतीय जनता की जो, भारत की जो जनता थी उसकी मनोभावनाओं को किनारे लगा दिया। ये 3 एस्पेक्ट है इमरजेंसी के, ऐसे देखा जाना चाहिए। और ये विशुद्ध पॉलिटिकल हिस्ट्री का विषय है, ये छात्रों के शोध का विषय है, इस पर काम होना चाहिए। इस पर काम ही नहीं हुआ, इस पर काम ही नहीं हुआ। केवल वो दमन वो देखिए मैं उसका बहुत विरोधी हूं, मैंने अपनी आंख से देखा है, मैं उस परिवार से आता हूं। लेकिन अब क्यों रोते रहें उसके लिए, बार बार सबको बताते रहें मेरे परिवार के साथ ये हुआ, उनको जेल भेज दिया गया। अरे 50 साल हो गए भाई, 2 पीढ़ियां चली गई। दरअसल हमको जो ये पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, जो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, उसका चिंतन करने की आवश्यकता है। जो आपातकाल के दौरान जो साहित्य लिखा गया, ठीक है ना, वो एकांगी था। एकांगी इन द सेंस कि जो लोग जेल में रहे थे, जो लोग संघ से थे वगैरह वगैरह, कुछ समाजवादी भी, छद्म, दोहरे चेहरे वाले, मैं साफ साफ कहता हूं। तो इन लोगों ने कुछ पुस्तकें लिखी, वो साहित्य कह सकते हैं आप। लेकिन वस्तुतः जो संपूर्ण जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति अभियान ब्रैकेट में तथाकथित, उसके बारे में भी पूरी तरीके से शोध और रिसर्च नहीं हुआ है। वो वास्तव में किसका आंदोलन था? वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आंदोलन था, वो दक्षिण पंथियों का आंदोलन था, वो समाजवादियों का आंदोलन नहीं था। जेपी तो एक समाजवादी के नाम पर चेहरे थे, जो उसके लिए एक संघर्ष वाहिनी बनाई गई थी। उसका संयोजक नानाजी देशमुख को बनाया गया था, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे। पूरा एबीवीपी, पूरा आरएसएस आप देख लीजिए, है ना, उस पर रिसर्च होना चाहिए। वो कभी सामने ही नहीं आया है, नंबर 1। नंबर 2, जो जेपी का मूवमेंट था और जो जेपी की मूवमेंट में जो समाजवादी कहे जाने वाले चेहरे थे, उनका क्या संस्कार हुआ, उनका क्या आचरण हुआ? कोई चारा खाने लगा? ये संस्कार थे जेपी के, ये उस संपूर्ण क्रांति अभियान के संस्कार थे? सब भ्रष्ट निकल गए। मैं एक नाम गिना सकता हूं। प्रशांत जी भी बिहार से हैं, आप भी बिहार से हैं, एक नाम गिना सकते हैं। सारे के सारे, वो कैसी क्रांति, वो कैसा आचरण, वो कैसे संस्कार कि आपके सारे अनुकरणकर्ता भ्रष्ट हो जाएं, चारा खाने लगे। ठीक है, ये एक पहलू है। इस पर, ये पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल हिस्ट्री का विषय है, इस पर काम होना चाहिए। केवल आरती नहीं उतारनी चाहिए संपूर्ण क्रांति की जो है। और फाइनली देश के मध्यवर्ती इलाके ने, जिसको जनता क्रांति कहते हैं, तो कोई बहुत बड़ा स्पष्ट बहुमत नहीं था, बहुमत था।
आपने बताया ना कि नीचे आप केरल, पांडिचेरी, आंध्रा, तमिलनाडु, थोड़ा सा कर्नाटक, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, कोई जनता पार्टी का कोई जीत कर नहीं आया था। छोटा सा हिस्सा था लेकिन आया था। और आप उसमें देखिए, ये इस पर बहुत रिसर्च, लगातार नई पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। जनता ने, भारत के मध्यवर्ती जो इलाका है वहां की जनता ने आपातकाल के दमन, शोषण, अराजकता, तानाशाही, इससे नाराज होकर के जो एक जनादेश दिया, उस जनादेश में जो सत्ता मिली, उस सत्ता पर कौन काबिज हुए? जिनका आपातकाल के उत्पीड़न से कोई वास्ता ही नहीं था। मुरारजी भाई क्या थे? प्रधानमंत्री बन गए। बहुत बड़े वो संगठन कांग्रेस और गांधीयन बनते थे। सबसे बड़ा हठी था, सबसे बड़े हठी थे, लालची थे, पूरी तरीके से सत्ता से एक बहुत बड़ा कारण था कि आप पूर्ण बहुमत होने के बावजूद कुछ ही समय के लिए सरकार चला सके, कि शीर्ष पर बैठे जितने भी थे वो सब लालची थे, सत्ता के लालची थे। केवल 22 महीने लड़ते रहे आपस में। उनकी भर्त्सना की जानी चाहिए, वो साहित्य रचा जाना चाहिए, वो लोगों को बताना चाहिए कि जनता ने किस तरीके से आप पर विश्वास किया और आपने जनता के विश्वास के साथ क्या किया। और फिर उसके बाद आप देखिए, जगजीवन राम, कोई गलत न माने, जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा, जो विशुद्ध सोवियत लाभी के थे, पूरे जीवन भर, आपातकाल के दौरान आपातकाल का आनंद उठाते रहे। और जब कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई, जीत करके आ गए और जनता पार्टी की सरकार में साझीदार हो गए, फिर वो प्रधानमंत्री हो गए। आपको मालूम है कि जो हेमवती नंदन बहुगुणा, जिनको केमिकल मिनिस्ट्री मिली, ये भी एक रहस्य है और अनंत जी आपके लिए मैं बताऊंगा। जैसे हमने आपको बताया था कश्मीरी ब्राह्मणों ने कैसे कब्जा किया, ठीक है ना, बताऊंगा भी अगर याद रहा। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और जब आपातकाल लागू हुआ उसके ठीक दूसरे दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या काम किया? हेमवती नंदन बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाई गई और उसमें आपातकाल, इंदिरा जी वगैरह वगैरह सबका घनघोर खूब उनका सत्कार, आरती, समर्थन करते हुए सबसे कहा गया हम सब आपातकाल का समर्थन करें, इसे उत्सव के रूप में मनाएं, ये सब हमारा उत्तरदायित्व तो कर्तव्य का विषय है। और वही जैसे ही जनता पार्टी बनी तो मिनिस्टर बन गए, ठीक है ना। उसी दिन उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा हम सबको आपातकाल की एक एक व्यवस्था का अनुकरण करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, ठीक है। और फिर वो इस तरह की बात करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, लंबा विषय है, लेकिन मैं केवल एक सबसे जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो लेखक हैं, इन सब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये बहुत रिसर्च का विषय है कि 1977 में भारत की गैर कांग्रेसवाद तानाशाह के विरुद्ध आप एक भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दे सकते थे, मोड़ दे सकते थे। लेकिन उस समय के जो दिग्गज थे, एक जो कहना नहीं चाहिए, नाम ले रहा हूं, चौधरी चरण सिंह जी, जीवन भर कांग्रेस के विरुद्ध और बाद में कांग्रेस के ही समर्थन से जनता पार्टी को तोड़कर प्रधानमंत्री हो गए। ये कौन सी संपूर्ण क्रांति थी? ये इसको क्रांति कहते हैं? ये लालच था, ये केवल सत्ता की लोलुपता थी। तो इस पर बहुत काम किया जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। और फाइनली जो भूल जाएं, आपके लिए विषय है, भारत की आजादी के बाद, भारत की आजादी के बाद आप देखिए शिक्षा मंत्रालय किनको दिया गया, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय किनको दिया गया। आप पूरे मंत्रियों की सूची निकाल लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर नूरुल हसन से लेकर के पूरी लिस्ट है, पूरी लिस्ट है। या तो वो हैं या वो वामपंथी हैं। पूरे शिक्षा संस्कृति मंत्र योजनाबद्ध तरीके से, आपने जो अमेरिका वाली बात कही ना, परिवार नियोजन, कैसे उस समय, आज लोग हमारे प्रधानमंत्री को कहते हैं वो एक कोई लाल किताब लिए घूमता रहता है कि वो वहां के दबाव में है, वहां के दबाव में है। उस समय यही आलम था। अमेरिका और रूस तय करते थे हम क्या खाएंगे, हम PL 170 गेहूं खाएंगे, वो तय करते थे। तो एक चीज कि आजादी के बाद आप रिसर्च करिए, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय किनको दिया गया, जानबूझकर योजनाबद्ध, एक संप्रदाय विशेष को या वामपंथी सोवियत लाभी को। और दूसरा जो विषय है, आजादी के बाद पेट्रोलियम एवं रसायन मंत्रालय किसको दिया गया। आप देख लीजिए, केशव देव मालवी से लेकर हेमवती नंदन बहुगुणा तक सब, वो आपके यादव जी बनारस वाले चंद्रजीत यादव, घनघोर, सबको, ये सब सोवियत लॉबिस्ट थे। सब आप समझ सकते हैं क्या चीजें होती थी उस समय। पेट्रोलियम और केमिकल, ये दो तेल का आयात होता था, बहुत बड़ा खेल होता था। सब योजनाबद्ध तरीके से दिया गया।
इस पर भी काम किया जाना चाहिए। ये इमरजेंसी से ही जुड़ा हुआ है। मैंने अधिक समय लिया, अब बोलूंगा नहीं, मैं माइक अब आप कर दे रहा हूं। अब आप अभिजीत कुछ करेंगे, उसके बाद बुद्धिनाथ जी और इसके बावजूद सीपीआईएम ने इमरजेंसी को सपोर्ट किया। उसके बावजूद संजय गांधी ने सबको पकड़ के जेल में डाल के बहुत अच्छी तरह से पीटा। मैं कभी भी किसी को पीटने का अच्छा नहीं होता है, एक्सेप्ट कम्युनिस्ट लोगों को, वो बहुत अच्छा चीज होता है। बट इसमें भी आप सर मेरे से असमर्थन है, ठीक है। जो मेरा पहला प्लेन टिकट मेरे मम्मी ने मेरे लिए लिया था, उस टाइम वो डिप्टी कलेक्टर थी, मेरे को अभी भी याद है। उनका तनख्वाह पता है क्या था? 450 रुपए। और उस टाइम एयरप्लेन का टिकट पता है कितना था? 725 रुपीज। इट वॉज मोर expensive to buy a plane ticket than the monthly salary of a deputy collector, of an IAS officer. उस समय की बात बोल रहा हूं। अगर आपने एक रेल स्ट्राइक कर दिया, मेरे को पता नहीं आप सब दिल्ली में थे जब ये फार्मर नौटंकी चल रहा था उधर, जो हमारे जिंदगी को बहुत नुकसान पहुंचा। उसमें हर शहर में उस टाइम उसी माहौल था। आप देख लीजिए उस टाइम 99% जो लोग थे वो ट्रेन से ही जाते थे। हम भी ट्रेन से जाते थे उन दिनों में। जब ट्रेन स्ट्राइक होता है, पूरा लॉकडाउन की तरह स्थिति पैदा हुआ था उस टाइम। उन दिनों गाड़ियां भी नहीं थी लोगों के पास। गाड़ियां तो सब आजकल, एक जमाने में जब हम बच्चे थे डीपीएस में, मथुरा रोड में खान मार्केट, उस टाइम बस साइकिल रिपेयर दुकान होती थी। आजकल खान मार्केट बहुत हाई डिस्पोजेबल इनकम मार्केट है। गैंग हो गया वो। हाँ, अब तो गैंग हो गया है ना। उन दिनों में बस पंक्चर रिपेयर करने के लिए उधर जाते थे। उधर अगर हम गिनते थे गाड़ियां को। जब पहले लाल मारुति गई थी, अरे बा लाल मारुति गई है, एम्बेसडर हमको आधे घंटे में एक एम्बेसडर देखने को मिलता था। आप उस टाइम की बात कर रहे थे। बिल्कुल सर, आर्थिक स्थिति का जो भी पॉलिटिकल अपहीवल होता है वो आर्थिक स्थिति से ही होता है। तो उधर अगर आप न्यूज़पेपर के आर्काइव्स जाके पढ़ें, आप बस कोई भी न्यूज़पेपर आप चुन लीजिए, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदू, कोई लेफ्ट विंग पेपर भी आप पढ़ लीजिए उस टाइम। अगर आप उनके फ्रंट पेज पढ़ेंगे, आपको तनाव का ही स्थिति दिखेगा एक पूरा साल उसके पहले। चलिए, बहुत गर्मा गर्म बहस हो गई। अब बुद्धिनाथ जी की गीत से इसको समाप्त करते हैं। बुद्धिनाथ जी, अच्छा 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 इसका एक, नहीं तो एक ही का समय है इसलिए जाल फेंके। अभी नहीं करेंगे, उसके लिए स्पेशल आप बुलाएंगे। नहीं, फीस नहीं देंगे हम। नहीं, इसमें तो फीस हाँ। नहीं। इसमें तो मैंने कहा कि ये जो धर्म को भेजा था, छपा नहीं था, बाद में जो छपा वो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये 1976 में गीत छपा था। उसके बाद भी एक गीत और छपा मुमकिन है करके कई थे। तो एक गीत मैं सुना रहा हूँ, सुनिएगा। नदी रुकती नहीं है, नदी रुकती नहीं है, लाख चाहे सेतु की कड़ियाँ पिन्हा दो, ओढ़ कर शैवाल वह चलती रहेगी, नदी रुकती नहीं है, लाख चाहे सेतु की कड़ियाँ पिन्हा दो, ओढ़ कर शैवाल वह चलती रहेगी, नदी रुकती नहीं है। धूप की हल्की छुअन भी तोड़ देने को बहुत है, लहरियों का हिमाच्छादित मौन। धूप की हल्की छुअन भी तोड़ देने को बहुत है, लहरियों का हिमाच्छादित मौन। सोन की बालू नहीं यह शुद्ध जल है, तलहथी पर रोकने वाला इसे है कौन। हवा मरती नहीं है, हवा मरती नहीं है, लाख चाहे तुम उसे तोड़ो मरोड़ो,
खुशबुओं के साथ वह बहती रहेगी, नदी रुकती नहीं है। अगला और अंतिम बंद कि आंधियों का आचरण या घना कोहरा जल जला का, आंधियों का आचरण या घना कोहरा जल जला का, काटता कब हरेपन का शीश, खेत बेहड़ या कि आंगन जहाँ होगी उगी तुलसी, खेत बेहड़ या कि आंगन जहाँ होगी उगी तुलसी, सिर्फ देगी मुक्त कर आशीष, शिखा मिटती नहीं है, शिखा मिटती नहीं है, लाख आंधे पंख से इसको बुझाओ, शिखा मिटती नहीं है, लाख अंधे पंख से इसको बुझाओ, आंचलों की ओट वह जलती रहेगी, नदी रुकती नहीं है, लाख चाहे सीतु की कड़ियाँ पिन्हा दो, ओढ़ कर शैवाल वह चलती रहेगी। वाह वाह वाह। देखिए, लेकिन आप एक चीज समझिएगा कि अगर आपातकाल के दौरान देश के सभी अखबारों में ये कविता प्रकाशित हो जाती तो इंदिरा जी, सिद्धार्थ शंकर रे, ब्रह्मानंद रेड्डी, ओम मेहता, संजय गांधी, किसी को समझ में नहीं आता कि ये कवि कह क्या रहा है लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक दो सवाल और ले लेते हैं। मनोज जी ने बहुत नहीं सब जागरण के लोग ही सवाल नहीं पूछेंगे भाई, कोई और जी। नहीं मिलेगा भी नहीं आपको सर, दीजिए। हम अपने पाठक हमारे लिए सर्वोपरि हैं, रुक जाइए पहले। जी मैं भी एक पाठक हूँ जी। इतनी सारी इतिहास की घटनाएं, तथ्य आप लोगों ने बता दिए, तो ये भी बताएं गुणी जन जो यहाँ बैठे हैं आप तीनों, कि उसका प्रभाव और उसके जो लेसन्स हैं वो आज की राजनीति में क्या हैं, उससे क्या सीखा हमने, उससे क्या लिया। जी सर, मैं समझ गया। आपका सवाल किन से है सर? तीनों से है। नहीं, तीनों को इतना समय नहीं है, एक से बोलिए। मेरा सवाल विष्णु जी से। विष्णु जी। देखिए, हम एक चीज बता दें कि मतलब ये विषय बहुत अच्छा है और इस पर पूरा एक संवादी किया जा सकता है, ठीक है ना? अगर आनंद जी या सब लोग, प्रशांत जी, विनोद जी चाहेंगे तो होगा। देखिए, जो आपातकाल के बाद एक चीज हुई और वो ये हुई कि लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व और कर्तव्य की दृष्टि से भारत की जनता पहले के मुकाबले अधिक परिपक्व हुई, क्योंकि उसने जिन लोगों को चुन करके भेजा था तमाम आशाओं के साथ, उनका जब आचरण और व्यवहार देखा तो फिर उसके कर्तव्य में, भारतीय जनता के कर्तव्य में निरक्षीर विवेक आया, दूध का दूध और पानी का पानी करने का आया। इससे भारतीय जो राजनीति है वो परिपक्व हुई, नंबर 1। नंबर 2, मेरे ऊपर जो एक आइडियोलॉजिकल एक वो रहता है बैकअप, जो बैकअप माइंड में चलता है तो सामने आएगा ही, और इसमें कोई पाप नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं। आपातकाल के बाद भारतीय जनता पार्टी नामक जिस राजनीतिक दल का गठन हुआ, जनसंघ के तौर पर पुनरोदय हुआ, वो भारतीय राजनीति की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उसके पहले 1967 में केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक संविध सरकारें बनी, संयुक्त विधानमंडल दल, संविध सरकारें बनी। यहाँ चौधरी साहब थे, ठीक है? उसमें जनसंघ, समाजवादी संगठन, कांग्रेसी सब सहभागी थे। केरल में तो सब कम्युनिस्ट और दक्षिणपंथी सब एक हो गए थे, हालांकि जनसंघ को कोई सीट नहीं मिली थी, समर्थन था, लेकिन वो एक बड़ा असफल प्रयोग था। जो बाकी समाजवादी थे, जो अर्ध समाजवादी थे, पूर्ण समाजवादी थे, वो भारतीय जनता पार्टी के उदय से पहले गैर कांग्रेसवाद और कांग्रेस विरोध का ढोंग रचते थे, सब अंदर से पूरा आनंद लेते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नामक एक ऐसा संगठन पूरा अखिल भारतीय स्तर पर हुआ
जिसने वास्तव में कांग्रेस विरोध, गैर कांग्रेसवाद, इसका ईमानदारी से इसका पूरा आचरण किया पूरे देश में, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही दोनों सबक है, यही दोनों सबक है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो दोहरी सदस्यता, अब मेरा मन बहुत है वो, ये दोहरी सदस्यता का जो समाजवादियों ने इमरजेंसी और जनता पार्टी के दौरान जो 7 जेल में रहे, 7 सत्ता भोगी, ठीक है ना, और फिर अचानक उनको याद आ गया कि भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये दोहरी सदस्यता कैसे कर सकते हैं। अचानक याद आया? याद नहीं आया। दरअसल उन्होंने देखा, मधुलिमय जो एक समझदार व्यक्ति था, ठीक है, तो वो लोहिया जी कहते थे ना, उनके 2 शिष्य हैं, एक बुद्धिमान निष्क्रिय जिसका नाम मधुलिमय, और एक अबुद्धिमान सक्रिय जिनका नाम राजनारायण, ठीक है। ये 2 तरह के प्राणी थे। तो उसमें मधुलिमय जैसे लोगों को समझ में आया कि हम तो इमरजेंसी से लेकर, आपातकाल से लेकर और जनता पार्टी की सरकार तक हम लड़ते रहे, जूझते रहे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आपातकाल से लेकर और जनता पार्टी की सरकार तक लगातार सक्रिय रहते हुए पूरे देश में अपने संगठन का प्रसार किया। और भारतीय जनता पार्टी का जो घटक जनसंघ था, उसने पूरे समर्पण के साथ सरकार चलाई, लेकिन वो अपना पूरी संगठनात्मक गतिविधियां चलाते रहे। उसी की वजह थी कि आप देखिए 1980 में एक दिन के काल में भारतीय जनता पार्टी नाम का एक संगठन खड़ा हो जाता है, मुंबई में इतना विशाल अधिवेशन होता है। ये सब आपातकाल और जो अनुशासन पर्व था, उसमें स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं की जो तपस्या थी, उसका प्रतिफल था। तो ये भी भारतीय राजनीति के लिए एक सबक है। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु सर, अभिजीत जी और बुद्धिनाथ जी, आप तीनों का बहुत बहुत आभार।